और अब बात शिवपाल यादव की, क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है तब से हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी क्या मिलेगी। क्योंकि अखिलेश यादव हर मंच से कह रहे हैं कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, लेकिन यह सम्मान कब होगा, क्योंकि शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाने से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। लेकिन भाजपा ने अखिलेश को चुनौती दे दी है कि अगर जिम्मेदारी देनी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या अगले विधानसभा चुनाव में सीएम पद का दावेदार बना। पोस्टर में बढ़ा चाचा का कद, पार्टी में कब मिलेगा पद। शिवपाल को मिलेगा मैनपुरी का तोहफा, पार्टी में बढ़ेगा ओहदा। शिवपाल ने मैनपुरी में डिंपल की जीत की स्क्रिप्ट तो लिख दी, लेकिन इस जीत का इनाम शिवपाल को क्या मिलेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि सियासी गलियारों में शिवपाल को नेता विपक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने तक की चर्चा है, लेकिन शिवपाल को पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने और उनकी सीट खाली होने पर उनके बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाए जाने तक की चर्चा है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव को पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है और उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव या तो इटावा से या फिर फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 2024 में हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि शिवपाल यादव को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि शिवपाल की भूमिका क्या पार्टी में सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ने तक सीमित होगी या अखिलेश उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें कोई भारी भरकम जिम्मेदारी भी देंगे। क्योंकि मैनपुरी की जीत शिवपाल की कुशल रणनीति का ही उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ जसवंत नगर में बल्कि मैनपुरी की हर विधानसभा में सपा की साइकिल दौड़ा दी। क्योंकि जितने वोट डिंपल यादव को मिले उतने मुलायम सिंह यादव को भी नहीं मिले। वहीं शिवपाल को जिम्मेदारी मिलने में जितनी देर हो रही है उससे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा लगातार शिवपाल की जिम्मेदारी पर निशाना साध रही है। क्षेत्रीय दलों में बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का दावेदार। अखिलेश यादव वास्तव में अपने चाचा को कुछ देना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, और कुछ देना चाह रहे हैं तो 2000 के बाद 27 के चुनाव में अपना सीएम उनको घोषित कर दें। बाकी तो सब झुंझुने होते हैं क्षेत्रीय दल में। ये जो सपा होगी ये मुलायम सिंह जी के नेतृत्व वाली सपा से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी क्या? मुलायम सिंह जी जब एक छत्र इसके नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकारें भी यहाँ पर बनी, तो अब ये उससे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हो जाएंगे, ये क्रमशः कमजोर ही होंगे। एक चुनाव में चलिए पारिवारिक मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया था, एक भावनात्मक विषय भी था, अच्छी बात है, एक रहे, हमारी शुभकामना है, परंतु मुझे लगता नहीं है कि एक रह पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा में शिवपाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो सपा का मजबूत गढ़ है उनमें कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठे घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? तो मैनपुरी में डिंपल ने जीत से अपनी दावेदारी अभी से ही साफ कर दी है। फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़, बदायूं, फर्रुखाबाद की सीटें हैं, लेकिन इन सीटों के लिए भी कई दावेदार हैं। जैसे धर्मेंद्र यादव ने हाल ही में आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ा था। हालांकि वो बदायूं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में आई तो ये सीट भी भर जाएगी। वहीं दावेदारी की एक टेंशन लालू के दामाद और मुलायम के पोते तेज प्रताप की भी है, जो कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सपा के गढ़ वाली एक सीट इटावा भी है, लेकिन वो सीट SC/ST के लिए रिजर्व है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश मुलायम की तरह सबको संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि जितनी परीक्षा अखिलेश यादव की अभी नहीं हुई, उससे बड़ी अग्नि परीक्षा 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे के वक्त होगी।
हालांकि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव नेता विपक्ष का पद छोड़ दें और शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या शिवपाल इतना इंतजार करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आने के बाद जितना त्याग शिवपाल ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या शिवपाल को इसका फल भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश के 24 वाले बिगुल के साथ, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने 2022 के विधानसभा में गठबंधन का गुलदस्ता बनाया था, ठीक उसी तरह अब अखिलेश 2024 में एक टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज दिल्ली में अखिलेश ने जिन नेताओं के नाम लिए उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर का नाम शामिल है। अगर यूपी को मिलाकर इन सभी राज्यों की सीट को जोड़ दे तो लोकसभा में 1/3 होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीटें 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए काफी है? क्योंकि एक सवाल इस गठबंधन के नेता का भी है, जो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से महागठबंधन का संदेश, 24 की तैयारी में जुटे अखिलेश। मैनपुरी की जीत से सपा का जोश हाई, अब दिशाओं से हुई चढ़ाई। राजनीति में एक हार लय बिगाड़ देती है तो एक जीत बिगड़ी हुई लय को बना भी देती है। क्योंकि मैनपुरी की जीत ने समाजवादी पार्टी को लय में ला दिया है। क्योंकि अब अखिलेश यादव की नजर 2024 पर है, जिसके लिए अखिलेश अभी से महागठबंधन की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। अखिलेश ने दिल्ली से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुखिया केसीआर से एक मंच पर आने की अपील की है। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिए हैं, उन सभी से उनकी अच्छी बनती है। जिनमें से नीतीश कुमार के साथ हाल ही में अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। वो खुद 12 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफई आए थे। इतना ही नहीं, मैनपुरी के उपचुनाव में जेडीयू ने सपा का समर्थन किया था। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी प्रचार करने भी गए थे। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार सपा, जेडीयू और आरजेडी मिलकर यूपी बिहार का एक गठबंधन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर भी समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते रहे हैं, जिनसे अखिलेश यादव की एक मुलाकात 21 मई को हुई थी। वहीं ममता बनर्जी से भी अखिलेश की अच्छी बनती है। ममता बनर्जी यूपी विधानसभा में सपा के लिए प्रचार करने भी आई थी। मतलब एकदम साफ है कि यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42 और तेलंगाना की 17 सीटों को मिला दिया जाए तो अखिलेश 179 सीटों का एक बिग अलायंस कर इन 4 राज्यों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर केसीआर हो, सब एक साथ आने को तैयार है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हर विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस की भी कोई जगह होगी क्या? क्योंकि जिन 4 राज्यों की बात हो रही है उनमें कहीं भी कांग्रेस सीधी लड़ाई में नहीं है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि जहां यूपी बिहार में कांग्रेस का नंबर 4थे से 5वां है, वहीं पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कांग्रेस का वोट इतना भी नहीं कि उस पर दांव लगाया जा सके। लेकिन तमाम आंकड़ों के बाद भी कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता और इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है। और ये बात लोकसभा में डिंपल यादव ने शपथ लेने के बाद सोनिया गांधी के पैर छूकर साफ भी कर दी है।
क्या आशीर्वाद लिया सोनिया जी से? नहीं, आशीर्वाद लिया और उन्होंने दिया। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से डिंपल यादव ने मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव जीता, उसके बाद जो आज दिल्ली पहुंची थी और यहां पे संसद के शीतकालीन सत्र में शिरकत की और इसके साथ साथ आज सांसद पद की शपथ भी ली और इसके साथ आशीर्वाद भी लिया कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से। इसके बाद डिंपल यादव ने साफ तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया है और उन्होंने भी शुभकामनाएं डिंपल यादव को दी। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं या 24 से पहले सबका मन टटोल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की जंग में अब सिर्फ 15 से 16 महीने बाकी हैं और इस बार अखिलेश की कोशिश खुद को यूपी तक सीमित रखने की नहीं, वो इस महागठबंधन के जरिए पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या अखिलेश के ध्वज तले ये सभी नेता इकट्ठा होंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात माया के एम फैक्टर की, क्योंकि मायावती फिर से एक बार दलित मुस्लिम गठजोड़ को जोड़ने में जुट गई हैं। क्योंकि एक दिन पहले मायावती ने रामपुर की हार का जिक्र करते हुए तंज कसा था और सपा और भाजपा पर मिले होने का आरोप लगाया, लेकिन अब मायावती एक बड़ी सेंधमारी ओवैसी के खेमे में लगाने जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी बसपा का दामन थाम सकती हैं। ऐसी चर्चा है, अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब मायावती को मुस्लिम मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटी माया अपना दलित वोट भी एकजुट कर पाएंगी, जो लगातार बिखर रहा है। यूपी की सियासत का एम फैक्टर, माया शुरू करेंगी नया चैप्टर। मुस्लिम वोट की मोर्चाबंदी, 24 की किलेबंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या एक बार फिर मुस्लिम सेंटरिक होने लगी है? क्योंकि 2024 से पहले मुस्लिम वोटरों को लुभाने की रेस शुरू हो चुकी है। क्योंकि जहां भाजपा पसमानदा वोटरों के जरिए मुस्लिम वोटर पर अपनी पकड़ बनाने में लगी है, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना वोटर बताती है। लेकिन अब मायावती जिस तरह से मुस्लिम वोटर को संदेश दे रही हैं, वो समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। क्योंकि एक दिन पहले मायावती ने रामपुर की हार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें रामपुर की हार को सपा और भाजपा की मिलीभगत बताया था। इसके साथ ही मायावती ने एक दूसरा ट्वीट भी किया था, जिसमें मायावती ने खतौली का जिक्र करते हुए मुस्लिमों को सतर्क रहने को कहा था। और अब मायावती मुस्लिम मोर्चे पर ओवैसी की पार्टी को बड़ी चुनौती देने जा रही है, क्योंकि खबर है कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम सकती है। अतीक और मायावती की सियासी केमिस्ट्री एक दूसरे से कतई मैच नहीं खाते। अतीत की कई घटनाओं ने दोनों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया था। फिलहाल एक दूसरे का साथ निभाना दोनों की सियासी मजबूरी भले ही हो सकती है, लेकिन कहा जा सकता है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ का ये प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, इसे अभी वोटरों की कसौटी पर कसा जाना और उसका नतीजा सामने आना। गौरतलब है कि अतीक अहमद के परिवार ने पिछले साल 7 सितंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी। लेकिन अब अगर अतीक की फैमिली बसपा के साथ जाती है, तो कम से कम प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में बसपा की ताकत मुस्लिम मोर्चे पर बढ़ जाएगी। अतीक अहमद का परिवार पिछले साल 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुआ था। खुद ओवैसी ने अतीक के परिवार को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही दूरियां इतनी बढ़ गईं कि अतीक का परिवार शांत होकर घर बैठ गया। विधानसभा चुनाव में भी प्रचार के लिए नहीं निकला। अतीक के परिवार ने अब नया सियासी ठिकाना तलाश लिया है। अतीक का परिवार जल्द ही न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा है, बल्कि बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज से BSP के टिकट पर मेयर का चुनाव भी लड़ने जा रही है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हैं, मायावती अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को जोड़ने में लगी है। ऐसे में अगर अतीक की फैमिली बसपा के साथ आती है, तो ये दूसरा मौका होगा जब मायावती मुस्लिम मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाती नजर आएंगी। क्योंकि हाल ही में इमरान मसूद ने सपा का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती आजम खान को साथ पाएंगी,
क्योंकि बीते 1 साल में मायावती कई बार आजम खान को लेकर हमदर्दी जता चुकी है, लेकिन आजम खान ने अब तक मायावती के किसी भी बयान पर एक शब्द नहीं कहा है और बिना आजम खान को साधे मायावती का मिशन एम अधूरा है। उत्तर प्रदेश में जल्द होने जा रहे शहरी निकायों के इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियां 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को परखना चाहती हैं। यही वजह है कि वो इस इलेक्शन में कई तरह के प्रयोग कर रही हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी द्वारा बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को शामिल कराना और पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला इसी प्रयोग का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल इस प्रयोग के जरिए मायावती की पार्टी बीएसपी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात निकाय चुनाव की, क्योंकि उपचुनाव के बाद सबकी नजर निकाय चुनाव पर टिकी है। क्योंकि तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज है। क्योंकि सीएम योगी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय को तैयारी की धार दे रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी अब तक 16 नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और अब उनकी नजर मथुरा पर है। निकाय का काउंटडाउन, सौगात का आखिरी राउंड। मथुरा से योगी भरेंगे हुंकार, शहर में बनेगी किसकी सरकार। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी है, लेकिन सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी बिसात अभी से बिछा दी है। क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ी बैठक तक नहीं कर पाई है। वहीं सीएम योगी 16 नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म कर चुके हैं और अब सीएम योगी की नजर 17वें नगर निगम यानी मथुरा पर है, जहां सीएम योगी मंगलवार को न सिर्फ सौगात देंगे बल्कि भगवान कृष्ण की धरती से निकाय चुनाव का बिगुल बजा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जो कि आइसोलेशन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में, जिसमें सिविल पुलिस और हमारे पीएससी के कंपोनेंट रहेंगे। क्योंकि इस बात की चर्चा है कि सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे और वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। साथ ही मथुरा को कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि जब स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तब मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां रोड शो करेंगे। साथ ही साथ जनसभाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में करेंगे। गौरतलब है कि सीएम योगी जहां जा रहे हैं खूब सौगातें दे रहे हैं। वो अब तक 16 नगर निगम में 11,278 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो परचम भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लहराया, वो निकाय चुनाव में लहरा पाएगी, क्योंकि इस बार न सिर्फ निकाय की संख्या बढ़ी है बल्कि वोट भी बढ़े हैं।
वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी की चुनौती का भी है, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद सपा का जोश हाई है और अब अखिलेश यादव डेंगू को हथियार बनाकर भाजपा पर न सिर्फ हमला बोल रहे हैं, बल्कि निकाय चुनाव को स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं गंदगी है, कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। दरअसल अखिलेश यादव की ये कोशिश कुछ आम आदमी पार्टी के जैसी है, जिसने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कूड़े को मुद्दा बनाया था, जो काम कर गया। लेकिन अखिलेश यादव का डेंगू वाला दाव काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी भी यूपी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब एकदम साफ है, निकाय चुनाव की जंग बिना तारीख के ऐलान के ही तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।